जिगर मुरादाबादी का शेर है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया। आज मंच पर जो नारी शक्ति हमारे साथ बैठी है वो अपने जमाने की, अपने वक्त की परिपाटी खुद गढ़ रही है, खुद रच रही है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच की शानदार शुरुआत आप लोगों से हो रही है और आधी आबादी के हक की बात में आज आप सूत्रधार बन रही हैं इस कार्यक्रम की। आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। सबसे पहले मैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आज देखिए जोश बड़ा हाई है और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह साड़ी में। तो आप सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के लिए कुछ, आज आधी आबादी के हक के लिए कुछ 4 लाइनें आपसे मैं सुनना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल जी। सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें महिलाएं बनाया, हमें एक औरत बनाया। और इस मंच पर जब हम सजी हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम आधी आबादी नहीं, हमने तो आबादी को ही पूरा कर दिया, क्योंकि इन्हीं महिलाओं से आबादी की जो है शुरुआत होती है। इन्हीं महिलाओं ने उन सबको जन्म दिया जो आज अपने आप को पूर्ण कहते हैं। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को धन्यवाद, बधाई और एक ऐसा जो है ऑरा देने के लिए शुक्रिया करूंगी कि आज यहाँ सजी इस महफिल में आपने जो रंग जमाया है, यही रंग जमाए जमाने में जमाना कहाँ हमसे आगे आया है। जोरदार तालियां रेणु जी के लिए। और अब रेणु जी जिस भूमिका में हैं, हरियाणा राज्य महिला आयोग का जिम्मा रेणु जी पे है। रेणु जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि सालों से ये आयोग है, रेणु जी के आने के बाद क्या बदला? देखिए, आयोग तो मेरे ख्याल से 1990 से ही चल रहा है, लेकिन मुझे एक पैशन था इस चेयर का, कोई लालच नहीं थी। तो जब आप अपना काम पसंद करते हैं, जब आप अपने जिस भी आप दायित्व पे होते हैं, जब आप उससे प्यार करने लगते हैं तो आप उसमें परिवर्तन लाते हैं। और कोई भी चीज़ जब आप प्यार से संजोते हैं तो वो बहुत जल्दी बढ़ती है। आप एक पौधा भी जब आप लगाते हैं, जब बच्चे की तरह आप उसका ध्यान करेंगे तो वो खिलाएगा, बढ़ेगा और इतनी आपको शोभा देगा, हरियाली देगा कि आप खुद उसको देखकर गदगद होंगी। यही भावना इस पद को ग्रहण करने के बाद जब मैंने शपथ ली तो मुझे ऐसे लगा, मुझे मेरा मनपसंद बच्चा मिल गया। तो उस बच्चे को मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं अच्छे से संजोऊं, उसे मजबूत करूं, उसे बड़ा करूं और उसे देश का वो हिस्सा बनाऊं कि पूरी दुनिया एक बार तो लहराए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चांद पर परचम लहराकर एक दुनिया को नई दिशा दी, ऐसे हरियाणा महिला आयोग महिलाओं को प्यार देकर, सहयोग देकर, उनको मजबूत बनाकर और देखिए नया बहुत परचम खूबसूरत बात है कि चंद्रयान 3 में महिलाओं का योगदान जो है वो 25% है। एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए जो चंद्रयान 3 में जिन्होंने अपनी भूमिका को निभाया है। रितु जी, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बधाई। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी, उसमें मैं देख रही थी कि 15% ही महिला वकील हैं। 100 में से आपकी भागीदारी उनमें आती है, क्योंकि मर्द 85% हैं वकालत के पेशे में और 15% ही महिलाएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप उन 15% का हिस्सा हैं। और इसी पर सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि इतनी कम भागीदारी हमारी क्यों है? पहला सवाल मेरा यही है कि हम वकालत के पेशे में इतने कम क्यों? अब पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और साथ के साथ ही मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहूँगी कि महिलाएं अब अपना जो हिम्मत जुटा रही हैं, अब आप बहुत जल्दी ही इस 15% को बहुत जल्दी 100% देखने वाले हो। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑप्टिमिज्म जो है रहना चाहिए।
आशा बहुत ज़रूरी है। मैं 50 या 70 या 80 नहीं बोलूँगी, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत मेरे पास खुद ही 8 से 10 जो जूनियर्स, जो टोटल जूनियर्स 10-15 हैं, लेकिन 8 से 10 उसमें से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। और बहुत कोर्ट में अब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है हमारी महिलाएं। और सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं जज बहुत सारी हैं अब, तो ये वो अच्छी भी बात एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से शायद अगले 10 साल तक ये बदलाव आ जाएगा और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आने वाली है। बिल्कुल, बदलाव आना भी चाहिए और बदलाव लाजमी है। वो साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना कि 1000 बर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्या बात। तो बहुत वो फूल ज़रूर खिलेंगे जिनको खिलना है। मोनिका जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप तमाम थानों की जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रही हैं, वर्दी आप पर खूब जच रही है। आप किस तरह से देख रही हैं न्याय व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को, अगर हम लिहाजा हरियाणा की ही बात कर लें इस वक्त तो? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर सकूं। मैं फरीदाबाद का जैसे देख रही हूँ, यहाँ पर हमारे पास 3 महिला थाने हैं और पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में अब महिला थाने हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिवीज़न लेवल पर भी हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है, जिसमें मिनिमम 2 महिला हमारी पुलिस की तैनात हैं 24 घंटे के लिए। तो कभी भी कोई महिला जिसको कोई भी अगर परेशानी है वो थाने में आती हैं तो उनको डेफिनेटली हम उसी वक्त सपोर्ट और काउंसलिंग की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जनरली मैटर काउंसलिंग में चलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि घर जल्दी से टूटे। हमारा कल्चर इस तरीके का नहीं है। उसके अलावा रेप, पॉक्सो और छेड़छाड़ के मामलों में हम तुरंत FIR करके और विदिन 24 आवर्स हम सारे मेडिकल और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके और अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि महिलाओं को सेफ फील हो। ऐसा ना लगे कि वो थाने में आई और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो शायद परसेप्शन है नॉर्मल लोगों का, वो हम चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हर बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें और उन्हें पता हो अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कहाँ किसको अप्रोच कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये एक लैक ऑफ नॉलेज तो है। महिला थाने बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल थाने हैं वहाँ जाकर शिकायतें करती हैं महिलाएं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। उन्हें नहीं पता कि उनके लिए एक स्पेशल थाना है जहाँ जाकर वो शिकायत कर सकती हैं। नहीं, वो जा सकती हैं, इट्स जस्ट कि वो कहाँ कन्वीनियंट फील या उसको कहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर वो नॉर्मल थाने में जाना चाहती है, वहाँ भी हमने महिला पुलिस ऑफिसर्स अपने तैनात किए हैं जो उनकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। जी रेणु जी, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मोनिका जी ने यहाँ पर कही कि हम नहीं चाहते कि जल्दी से घर टूटे, और आप भी इसी मोटो को लेकर काम कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर जब आप जाती हैं तो आप एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट तौर पर कहती हैं कि आप घर को बसाने की कोशिश जो है वो सबसे पहले करती हैं। लेकिन मैं क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से आती हूँ, हरियाणा को जितना जानती हूँ, जितना समझती हूँ, एक प्रेशर तो है, एक सोशल प्रेशर तो है महिलाओं के ऊपर। वो अपने हक की आवाज़ उठाने में कई बार सोचती हैं कि क्या हम एक पब्लिक डोमेन में जाएं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपनी बात कहें। देखिए सोनल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैसे ACP मोनिका ने बताया कि हर महिला की आवाज़ सुनने के लिए हर जगह थाने खुले हैं और महिलाएं हैं। महिला आयोग, पुलिस और एडवोकेसी, ये तीनों की ना एक कॉम्बिनेशन है और चेन है, क्योंकि हम तीनों का इकट्ठा वास्ता पड़ता है। मुझे लगता है आपने पैनल भी इसीलिए ऐसा बनाया है। और महिला आयोग कभी भी नहीं चाहता, मेरे ख्याल से कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि किसी का भी परिवार टूटे। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, तो इसीलिए महिला आयोग ने क्या स्टार्ट किया कि हम जिस प्रकार थाने में भी काउंसलिंग होती है, इसी प्रकार हमारे लोग भी जब हमारे पास कंप्लेन आती है, कई बार थाने से पहले हमारे पास आती है, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं जिनके पास जो ज़िला रहता है वो भी उनको काउंसिल करने की कोशिश करें। जो सीधा डायरेक्ट थाने में जाते हैं और वहाँ अपनी कंप्लेन करते हैं, वहाँ पर भी यही सिस्टम है। इसी प्रकार ऋतु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आयोग की ये अब पार्टनर भी हैं अपने फील्ड की, तो इनको भी हमारा यही एक वो रहता है, हिदायत रहती है कि प्रयास किया जाए वकालत कम
और सोशल जो है कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनाया जाए, तो वही हम प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त किसको पता नहीं है कहाँ जाना है, उसके लिए हमने स्कूल से लेकर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक एक मुहिम चलाई है। इस वर्ष 2023-24 में हम 17 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कवर करने वाले हैं पूरे हरियाणा की, जिसमें हमने 3 कर लिए अब तक। और वहाँ जाकर हम उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं, बिकॉज हमने ये महसूस किया जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो कौन से केसेस होते हैं, किस एज ग्रुप के होते हैं, तो वो हम यूथ देखते हैं। 1 साल शादी का हुआ प्रॉब्लम, 6 महीने शादी के हुए प्रॉब्लम, 2 साल शादी के हुए प्रॉब्लम। तो हमने कैटेगरी बनाई कि यूथ को अगर ये कन्विंस किया जाए, हम प्री मैरिटल शूट करते हैं, प्री बेबी शूट करते हैं, तो प्री वेडिंग काउंसलिंग क्यों नहीं करें। तो हम लोगों ने एक प्रयास स्टार्ट किया है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स के एक सर्टेन स्टेज पर जाकर हम उनको काउंसिल करें, ताकि ये वाले केसेस की संख्या बाद में कम हो। ये हमारा प्रयास है। हो सकता है इसका इफेक्ट 2 साल 3 साल में आए, लेकिन कभी तो शुरुआत कर। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। यूथ में संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं पर आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। रितु जी, आपसे मैं कुछ कानूनी पहलुओं पर जिक्र करना चाहूँगी। अभी देखिए, हाल ही में कुछ कानूनों में बदलाव की बात कही जा रही है, CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट को लेकर। तो उसको, उन बदलावों में महिला को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा? जी, ये बहुत ही अच्छा एक बदलाव है, ये जो अभी बिल प्रपोज किया गया है हमारे गृह मंत्री जी की तरफ से, माननीय अमित शाह जी की तरफ से। और अगर ये बिल हमारा पास होता है और ये कानून आते हैं, तो इसके तहत बहुत सारे जो कानून हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि गैंग रेप की सज़ा जो है वो बढ़ा दी गई है। 20 साल स्ट्रेट अवे वो 20 साल है। माइनर, अगर ये घोर अपराध कोई किसी के साथ करता है, माइनर चाइल्ड के साथ, किसी माइनर के साथ रेप किया जाता है, तो उसे डेथ सेंटेंस की पेनल्टी है स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये बहुत ही घोर अपराध है। और इसी के चलते बहुत सारे इतने अच्छे उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं, जो नए हमारे बिल हमारा वो किया गया है। उसमें मैट्रिमोनियल के जितने केसेस हैं, उनकी स्टैट्यूट के अंदर ही टाइम पीरियड एक फिक्स देकर कि इसके तहत इसी टाइम पीरियड में केसेस ख़त्म करने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो टाइम से 7, 8, 10 साल तब तक उनकी ज़िंदगी ड्रैग होती रहती है। वो अपनी कहीं नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी शादी करनी है या जो भी है, तो वो टाइम के साथ साथ वो भी एक होंगे, पूरे ख़त्म होंगे केसेस, तो वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा पाएंगी, वो महिलाएं भी, वो बच्चे भी, या जो भी इससे जूझ रहे हैं। और साथ के साथ एक बहुत ही अच्छी जो इसमें चेंजेस आ रही हैं, जैसे 161 के बयान, मैम कह सकते हैं, जो 161 के बयान जो पुलिस स्टेशन में हैं होते हैं, वो एडमिसिबल नहीं होते हैं कोर्ट में इन एविडेंस एक्ट। तो वहाँ पर ये उसके अंदर प्रपोज्ड किया गया है कि वो जो बयान है अब वो वीडियोग्राफ होंगे। माइनर के भी बयान अब 164 के भी ट्रायल भी वीडियोग्राफ होंगे, सब चीज़ें अब ये वीडियोग्राफी होगी इनकी। यहाँ तक कि ट्रायल भी, एपिलेट कोर्ट के अब जितने भी चीज़ें हैं वो वीडियोग्राफ के तरीके से ही, ताकि जो केसेस हैं, कई बार ये भी होता है कि वो इतने साल तक चलते रहते हैं कि विटनेस नहीं है, यहाँ नहीं है। तो उन सब चीज़ों को, आजकल की जो साइंस और टेक्नोलॉजी को नज़र में रखते हुए, जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस एडमिसिबल नहीं थे, तो व्हाट्सएप के मैसेजेस जो हैं, बिल्कुल, और अब एक बदलाव की ज़रूरत है भी। हमने देखा भी, देखिए, किसने सोचा था कि साइबर लॉ भी लाना पड़ेगा, साइबर क्राइम्स आए, साइबर क्राइम आया, और अब व्हाट्सएप के मैसेजेस जो हैं वो एडमिसिबल हैं, समन्स जो हैं वो ईमेल पे जा सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नज़र में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। फॉरेंसिक की जो लैब्स हैं, जो फॉरेंसिक में, क्योंकि कितने साल तक फॉरेंसिक के लैब हमारे यहाँ बहुत कम है, तो उनको भी ये अब ये कर दिया गया है कि उसके अंदर हर जिले में 3 फॉरेंसिक मोबाइल वैन हुआ करेंगी हर जिले में, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है।
और ये वो उनका ये मानना है कि अभी केस फाइल होगा, इधर चार्जशीट होगी और उधर फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी। क्योंकि मैं बीइंग अ लॉयर वहाँ पर इस वकालत में चलते हम ये बता सकते हैं कि सच में फॉरेंसिक की रिपोर्ट आते आते ही 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कई बार बहुत ज़्यादा, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है वो हार मानना शुरू, वो एक मेंटल हैरेसमेंट जैसी सी प्रोसेस हो जाती है। एक कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है कि क्या, तो ये एक बहुत बड़ा प्रावधान चेंजेस जो आ रही हैं, और महिलाओं के लिए भी यही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रावधान जो उन्होंने प्रपोज किया है बिल, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, मोनिका जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। मोनिका जी, थानों की भूमिका को लेकर कई बार थाने सवालों के घेरे में भी रहते हैं। लगता है महिलाओं को कि वो जाएंगी तो उनके हक की बात नहीं होगी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी, कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। आप देख रही हैं कि कुछ बदलाव आया है मानसिकता में, थानों की वर्किंग कल्चर में? जी बिल्कुल, अगर ये परसेप्शन रहा है वो धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो रहा है और आगे और भी ज़्यादा चेंज होगा। किसी भी महिला को हम जब भी वो थाने में आती है, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होती है, चाहे वो बच्ची है, बच्ची को हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेकर जाते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनकी पूरी मदद की जाती है और एफआईआर में कोई भी डिले टॉलरेट नहीं किया जाता है। ये हमारे सीनियर्स भी, हम भी बहुत प्रॉपर्ली मॉनिटर करते हैं और एक हमारा फीडबैक सेल भी हमने बनाया हुआ है जिससे हम कंप्लेनेंट से उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद बातचीत करते हैं कि क्या आपको कभी कोई थाने में किसी तरीके की परेशानी आई है तो वो हमें बताएं, ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी वर्किंग स्टाइल में लेके आ सकें। रेणु जी, आप चूँकि लगातार मिलती रहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाओं से, रेप विक्टिम्स से, उनकी मानसिकता में कानून को लेकर किसी तरह का बदलाव आपने महसूस किया? धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महिला के अंदर होता है, एक फेथ को डेवलप करने की कोशिश जो सिस्टम को करनी चाहिए, क्या सिस्टम पुरजोर तरीके से कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक में। देखिए, एक समय था जब औरतें अपनी बात बताने में झिझकती थी, डरती थी, या उनको शायद समाज का भय या शर्म आई थी। लेकिन महिला थाने खुलने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार का, हम सबको करना चाहिए कि उन्होंने महिला थाने खोलने की बात सोची। महिला थाने खुलने के बाद अब कई महिलाएं अपनी बात को इंस्टेंट रख लेती हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एक महिला हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको महिला में थाने में जाकर महिला आराम से सुनेगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और ये एक चेंज आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस भी लड़की के साथ कोई अनहोनी, भगवान ना करे कभी हो, पर जो अगर अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई भी तरह का अगर आपराधिक घटना घटती है तो वो अपनी बात को इमीडिएट रख सकती है। और यहाँ पर बैठी आप ये देखिए, आज आपके इस कॉन्क्लेव में बच्चियाँ बहुत हैं, कॉलेज की गर्ल्स हैं, स्कूल की गर्ल्स हैं, तो ये इस मैसेज को यहाँ से ले जाएंगी। और जो आपका कॉन्क्लेव लाइव सुन रहे हैं देश और दुनिया में, वो भी इस बात को एहसास करेंगे कि अब हम वो महिलाएं नहीं हैं। अब हम महिलाएं अपनी बात को फोर्सफुली, इंडिपेंडेंटली, अधिकार के साथ रख सकती हैं और रखनी चाहिए। आप अपनी बात जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप उसका सल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? तो हम सबको अपनी बात को रखना चाहिए प्लेटफॉर्म पर। रितु जी, हम अलग अलग सेक्टर्स में देख रहे हैं कि कानून को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन एज अ बहुत बहुत स्वागत कीजिए, हम महिलाएं की फाउंडर ऐश्वर्या पंडित शर्मा हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए। और देखिए, मैम का ही इनिशिएटिव है जो आज हम मंच पर चर्चा कर रहे हैं और इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट मैम को जाता है। मैम के लिए जोरदार तालियां। और हम अपने सत्र की तरफ देखिए आगे बढ़ेंगे। रितु जी, आपसे मेरा सवाल था, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में हम बात कर रहे थे कानून को लेकर, लेकिन मैं 1987 का एक केस मुझे याद आता है, अरुणा शानबाग का केस, आपको याद होगा। अरुणा ने 40 साल बिस्तर पर बिता दिए थे। आज और उन 40 सालों का हम कंपैरिजन करते हैं तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ बदला है?
बिल्कुल बहुत बदलाव हुआ है। मैं एक जो एक प्रावधान है, एक लॉ एक्ट है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें ही एक महिला है भंवरी देवी जी। शायद आपने सुना होगा। बिल्कुल, बहुत चर्चित केस है। बहुत चर्चित केस है। और उन्होंने वो जब आवाज़ उठाई तो उनकी उस आवाज़ पे जब PIL फाइल हुई, विशाखा गाइडलाइंस आई, और विशाखा गाइडलाइंस के बाद आज महिलाओं के पास ये पॉश एक्ट है। तो वही जो आपका कहना है कि वहाँ उनकी वो लड़ाई, वो वाला केस, तो ये बिल्कुल बदलाव हो रहा है। और जैसे कि मैम ने अभी बोला कि महिलाएं पहले एक समाज का डर और ये सब चीज़ें थी, आवाज़ उठाते हुए उन्हें डर था, लेकिन आज मैं एज ए एडवोकेट ऑल्सो, मैम भी मैम पुलिस में अपना वो हैं उनके उसमें, तो वो भी आए दिन ये वाले केसेस देखते हैं। और महिला आयोग में मैम का तो डेली का ही सामना होता है ऐसे बहुत सारे केसेस से। तो हम ये देख सकते हैं कि अब आज की डेट में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, बिल्कुल बदलाव आ रहा है। और ये हिम्मत उनकी इसी वजह से हो रही है कि उनको समाधान भी मिल रहा है, सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ उठा रही हैं और परेशान होकर जा रहे हैं। तो बहुत सारे इन प्रावधान का ही मैं शुक्रिया ही करना चाहूँगी हमारी सरकार का, जो पॉश एक्ट लाए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए। ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत पावरफुल एक्ट हैं जो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं आज की। बिल्कुल हिम्मत बढ़ रही है और ये हिम्मत और बढ़े, ये उम्मीद हम करते हैं। मोनिका जी, आपसे मैं सवाल लूँगी। हम थानों की भूमिका पर बात कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक फेथ डेवलप करने की कोशिश होती है, वो फेथ डेवलप हो भी रहा है। आप तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मैं ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देख रही हूँ। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वकील हैं, वकीलों का साथ समय समय पर हर लड़ाई में मिलता रहता है। आप प्रशासनिक जिम्मा, पुलिस का जिम्मा संभालती हैं। इस कॉम्बिनेशन को, इस तिकड़ी को कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंसलिंग में हमारे साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कोऑर्डिनेशन रहता है, मैम से रहता है काउंसलिंग्स के दौरान। उसके बाद हम केस जब फाइल करते हैं तो एडवोकेट्स के पास जाता है। जितनी अच्छी पैरवी होगी केस की, उतना ज़्यादा कन्विक्शन रेट हम बढ़ा सकते हैं। और लॉयर्स हम जब जो फाइल हम देते हैं चालान की, उसमें भी कई बार कमियां रह जाती हैं तो वो वहाँ से पूरी होती हैं। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स का रहता है उतना ज़्यादा सोसाइटी इम्प्रूव करेगी। कमेंट इस पर मैं आपका चाहूँगी, उसके बाद हम अपना सत्र जो है अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि बेस्ट कमेंट रहेगा अगर हम तीनों एक साथ मिलकर कहें, हम महिलाएं। जोरदार तालियां। देखिए, बहुत सुंदर ये कॉम्बिनेशन है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से महिलाएं आगे बढ़ती रहें, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते रहें। और एक 11 होता है और ये 11 की ताकत पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस सत्र में हमारे साथ शामिल होने के लिए।